हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक पेज का टॉपिक है और इसमें से आपको हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे ये इतना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक नया क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड किया, तो उसमें कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं जो हमने डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किए हुए हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको प्रोविजंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये प्रोविजंस जो हैं वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया है। अब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम क्या होता है। इलेक्शन सिस्टम दो टाइप का होता है, एक प्रोपोर्शनल सिस्टम और एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि अगर किसी पार्टी का एक भी वोट ज़्यादा हो जाए तो वो पार्टी जीत जाती है, लेकिन प्रोपोर्शनल सिस्टम में ये होता है कि जिस उसमें वोटिंग के हिसाब से सीटें मिलती हैं, यानी कितने वोट मिले हैं उसके हिसाब से उनको सीट मिलती हैं। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक वोट भी अगर किसी पार्टी का ज़्यादा है तो वो पार्टी जीत जाती है। ओके, मैं पार्टी की एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप सिंपल एक एमपी की या एक एमएलए की एग्जांपल भी लेके देख सकते हो। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ, द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो इक्वल है लॉ के आगे, यानी जो भी लॉ के प्रोविजंस होंगे, जो भी लॉ के प्रोसीजर्स होंगे वो इक्वली फॉलो करने पड़ेंगे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को। ओके, तो रूल ऑफ लॉ का मीनिंग हो गया इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल। लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर के रोल और उसका इंस्टीट्यूशन, ये भी हमने ब्रिटिश से लिया हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश से ही हमने लिया हुआ है। जो ब्रिटिशर के आर्टिकल्स थे उनको हमने आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करके उनको अपने हिसाब से जो हमारे लिए सेट बैठती थी उनके हिसाब से उनको चेंजिंग करके, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब इसका दूसरा जो प्रोविज़न बनता है वो है यूनाइटेड स्टेट से जो हमने लिया है। तो यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या क्या लिया है? चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। जैसे चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई भी पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, जब भी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगी तो उसको जो है वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है, यानी उसको सुप्रीम कोर्ट अगर उसके खिलाफ कोई भी अपराइजिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी उसको सरकार के साथ डिपेंडेंट नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव के साथ डिपेंडेंट नहीं है, वो उसका काम इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तीसरा है ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो पिछले कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैं आपको बता दूं तो डीपीएसपी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी पार्ट है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोला जाता है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में ये डिफरेंस होता है कि फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के वायलेट हो रहे हैं तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन के लिए खिलाफ जो है वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो डीपीएसपी में लिखा होता है, जो डीपीएसपी में आर्टिकल्स होंगे, जो राइट्स होंगे उनके, अगर वो किसी को नहीं मिल रहे हैं, अगर किसी सिटीजन को वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। बस इतना ही फ़र्क होता है डीपीएसपी में। और डीपीएसपी में वो आर्टिकल्स ये होते हैं कि स्टेट जो हैं
इन कामों को पूरा करने का प्रयास करेगी। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो DPSP है, स्टेट पॉलिसी, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रोविजन है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम में कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड है, यह आपको पता है प्रियम्बल में भी लिखा गया है। ओके, तो ये वर्ड जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं? ये वर्ड हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट लास्ट जो प्रोविजन बनता है वो है कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने लिए हैं, यानी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं? एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है इन कंपैरिजन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो जैसा आपको पता ही है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी इंडिया के अकॉर्डिंग जो हमारी फेडरल सिस्टम है, हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है। लेकिन कौन सी फेडरल गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट दो टाइप्स की होती हैं, एक कमिंग टुगेदर, एक यूनाइट टुगेदर। तो हमारी कमिंग टुगेदर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो USA की है। ओके, उसमें सारी स्टेट्स के पास इक्वल राइट्स होते हैं। लेकिन हमारी जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का फेडरल सिस्टम है यूनाइट टुगेदर, यानी यहाँ पे सेंटर का ये चीज़ पे महत्व रहता है कि सभी स्टेट्स को यूनाइट करके रहना है, और उन्होंने कुछ सारी स्टेट्स के इक्वल राइट्स नहीं होते हैं। ओके, तो क्वासी फेडरल फॉर्म जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और स्टेट गवर्नमेंट उससे कम पावरफुल होती है, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। एंड द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, यानी जो पावर्स स्टेट से बच जाती हैं वो रेजिडुअल पावर किसके पास जाती हैं? वो अल्टीमेटली सेंटर के पास जाती हैं। जैसे आपको पता है कि पावर्स को जो डिफाइन करता है, जो कौन कौन से काम, जैसे एक हमारी स्टेट लिस्ट है, एक हमारी यूनियन लिस्ट है, एक हमारी कंकरेंट लिस्ट है, और जो उसमें लिखा गया था कि जो अब चीज़ें स्टेट लिस्ट से या यूनियन लिस्ट से बच गई हैं, चाहे जो कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट से सिर्फ सेंटर लॉ बनाएगी और स्टेट लिस्ट से सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगी। ये मैंने आपको तीनों लिस्ट बता दी। लेकिन अगर कुछ पावर्स जो हैं, कुछ ऐसे जो पावर्स हो गए, कुछ ऐसे काम हो गए जो ये तीनों लिस्ट जो है वो कवर नहीं करेंगी, उसको बोलते हैं रेजिडुअल पावर्स। तो रेजिडुअल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी के साथ जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के, उसको हम जल्दी से जल्दी कवर करते जाएंगे। और अगर आप पॉलिटी को भी कवर करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे GS की क्लासेस तो चल ही रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।